क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप बर्फ से ढके एक वीरान पहाड़ पर टेंट लगाए और आधी रात को आप और आपकी पूरी टीम अचानक बिना जूते बिना कपड़ों के भागने लगे, किसी से डर कर, किसी अदृश्य चीज से डर कर, और अगली सुबह आप में से कोई भी जिंदा ना बचे। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये एक सच है। और यह घटना 1959 की है। रूस के बर्फीले और रहस्यमय पहाड़ों में हुई एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को हिला दिया। एक ग्रुप जिसमें थे 9 नौजवान, सभी मजबूत पढ़े लिखे एक्सपर्ट ट्रैकर और स्की हाइकर, लेकिन उन सब की लाशें मिली बेहद रहस्यमय हालत में। किसी की पसलियां टूटी हुई थी, किसी का सिर फटा हुआ था और एक युवती की जीभ और आंखें तक गायब थी। उनका टेंट मिला आधा बर्फ में दबा हुआ और फटा हुआ, वो भी अंदर से। और पास में मिली नंगे पांव चलने के निशान, -30 डिग्री तापमान में। कोई ताकत थी जिसने उन्हें रात में मजबूर कर दिया कि वे बाहर की मौत को गले लगाए। और ये घटना घटी थी डैटलो पास नामक जगह पर, एक ऐसी जगह जो आज भी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और साजिश थ्योरी बनाने वालों की नींदें उड़ाए हुए है। लेकिन आखिर ये डियाटलो पास है कहाँ? डियाटलो पास रूस के उत्तर में उरल माउंटेन्स की एक बर्फीली और दुर्गम चोटी के पास है। ये जगह खोलत सैकल नाम के पहाड़ के पूर्वी ढलान पर है और स्थानीय मनसी जनजाति की भाषा में इसका मतलब होता है मृत्यु का पहाड़। उरल माउंटेन्स यूरोप और एशिया को बांटने वाली एक लंबी पर्वत श्रृंखला जो करीब 2500 किलोमीटर लंबी है। ये पहाड़ इतने ऊंचे नहीं है, लेकिन इनकी ठंड, तूफान और बर्फीली परिस्थिति बेहद खतरनाक होती है। डियाटलो पास नाम इस घटना के बाद पड़ा। इससे पहले ये बस एक अनाम चढ़ाई वाला रास्ता था, लेकिन 1959 के बाद ये नाम पूरी दुनिया में रहस्य का पर्याय बन गया। 1959 में वहाँ कोई ना मोबाइल था, ना कोई जीपीएस, ना सैटेलाइट सर्विलेंस। केवल विश्वास था, दिशा थी और टीम की कड़ी मेहनत। और बस उन्हीं भरोसे के सहारे एक नौजवान टीम निकली थी एक पर्वतारोहण यात्रा पर। उनकी मंजिल थी माउंट ओटरटेन, जो मनसी भाषा में कहता है वहाँ मत जाओ। पर वे गए और वो सफ़र जो होना चाहिए था एक साहसिक विजय, बन गया इतिहास का सबसे रहस्यमय हादसा। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे किसने ये यात्रा शुरू की, क्या हुआ उस आखिरी दिनों में, और क्यों आज भी डियाटलो पास की बर्फ में दबी हुई है वो चीखें जिनका जवाब शायद इस दुनिया के पास नहीं है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक अनकहा सच है और आप उसे जानने वाले हैं कॉग्निक्रेट के इस रहस्य यात्रा में। डियाटलो पास की रहस्यमय कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा जनवरी 1959 में, जब एक नौजवान, होशियार और प्रेरित छात्र इगोर डियाटलो एक ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था। 23 वर्षीय इगोर उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में रेडियो इंजीनियरिंग का छात्र था, लेकिन उसकी पहचान केवल एक स्टूडेंट की नहीं थी। वह एक कुशल स्की पर्वतारोही था जिसे टीम को नेतृत्व करने की खास योग्यता हासिल थी। इगोर ने एक ग्रुप तैयार किया, 10 साहसी युवाओं का। सभी ग्रेड 2 लेवल के हाइकर थे और इस मिशन को पूरा करते ही उन्हें मिल जाता यूएसएसआर का सबसे ऊंचा सर्टिफिकेशन ग्रेड 3। ये कोई ट्रैकिंग ट्रिप नहीं थी, ये एक कठिन परीक्षण था खुद को साबित करने का। इस टीम में शामिल थे यूरी दोरोशेंको, जिनाइडा कोलोमोगोरोवा, ल्यूडमिला दुबिनिना, जॉर्जी क्रिवनशेंको, रुस्तेम स्लोबोडिन, अलेक्जेंडर कोलेवातो, निकोलाई थिबो ब्रिन्योल और सबसे रहस्यमय सदस्य सैम्योन अलेक्जेंडर जोलोटारियो, जो बाकी सबसे उम्रदराज था और बाद में जुड़ा था। साथ में एक और था, यूरियुडिन, जिसे बीमारी की वजह से रास्ते में लौटना पड़ा। इन सब की उम्र 20 से 25 साल के बीच में थी। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई थर्मल फिजिक्स, कोई माइनिंग, लेकिन सबका सपना था पहाड़ों की सबसे कठिन चोटी को फतह करना। इस साहसी अभियान की शुरुआत हुई 23 जनवरी 1959 को, जब वे ट्रेन नंबर 45 से सोडवस से रवाना हुए। यात्रा की दिशा थी उत्तरी उरल माउंटेन्स का एक दुरुस्त हिस्सा, जहां से माउंट ओटरटेन की चढ़ाई शुरू होती है। रास्ता कोई आसान नहीं था,
ट्रेन, फिर ट्रक, फिर घोड़े की सवारी और अंत में पैदल सफर। टीम 27 जनवरी को पहुंची विजाई, वो आखिरी बस्ती जहां से इंसान खत्म और जंगल शुरू होता है। यहीं से शुरू होती है उनकी आखिरी यात्रा। ये वो जगह थी जहां से वे पहाड़ों की ओर निकले और कभी लौटकर नहीं आए। टीम अपने साथ कैमरा, डायरिया, स्लीपिंग बैग्स, टेंट, खाना सब लेकर चली। हर दिन के अनुभव वो डायरी में लिखते, फोटो खींचते और उनकी तस्वीरों में नजर आती हंसी, जोश और विश्वास। हालांकि इगोर डायटलो ने एक्सपेडिशन का पूरा नक्शा किसी को नहीं दिया था। स्पोर्ट क्लब के पास उस इलाके का कोई डिटेल्ड मैप नहीं था और रूट बुक में भी फाइनल रूट नहीं लिखा गया था। ये बात बाद में जांच में बेहद अहम बन गई। लेकिन टीम को भरोसा था अपने लीडर पर। इगोर ने एक अनुभवी भूगोल शास्त्री और पायलट से मदद लेकर एक खास रूट तैयार किया था। एक ऐसा रूट जो दूर था, बर्फीला था और अनजाना भी। 28 जनवरी को टीम ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन यहीं पर यूरियुडिन को अचानक स्वास्थ्य खराब होने लगा। जोड़ों में दर्द की तकलीफ। बाकी सदस्यों की सलामती के लिए उसने वापस लौटने का फैसला किया और शायद किस्मत ने उसी को बचा लिया। अब आगे बचते हैं 9 लोग और 9 लोगों की ये आखिरी तस्वीरें अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। वो मुस्कुराते हैं, बर्फ में स्की करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कुछ ही दिनों में कुछ बदलने वाला है। डैटलो टीम को माउंट ओटरटेन पर चढ़ाई के बाद 12 फरवरी 1959 तक स्वर्डवस्क यूनिवर्सिटी को टेलीग्राम भेजना था। ये उनकी निर्धारित वापसी तारीख थी, लेकिन उस दिन कोई संदेश नहीं आया और न अगले दिन न उसके बाद। शुरुआत में दोस्तों और परिवार वालों को लगा शायद बर्फबारी या मौसम की वजह से देर हो रही हो, लेकिन 20 फरवरी आते आते सबका धैर्य टूट चुका था। विश्वविद्यालय के छात्रों, फैकल्टी और परिवारजनों ने मिलकर एक खोज और बचाव दल की मांग की। सरकारी अनुमति के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरुआत में इसमें शामिल थे विश्वविद्यालय के स्वयंसेवक, पर्वतारोहण प्रशिक्षक, स्थानीय मार्गदर्शक और फिर आगे जाकर इसमें सेना और केजीबी के अधिकारी भी जुड़ गए। पहाड़ों पर मौसम बहुत खराब था, बर्फीली आंधियां, -30 डिग्री तापमान और गहरी धुंध, लेकिन बचाव दल ने हार नहीं मानी और फिर आया 26 फरवरी 1959। दौलत साइकिल की ढलानों पर एक ढकी हुई बर्फीली सतह के नीचे उन्हें दिखाई दिया एक टेंट जो आधा दबा था बर्फ में। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वो टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने अचानक डर कर अंदर से काटकर भागने की कोशिश की हो। टेंट के पास मिले नंगे पांव, मोजे पहने और एक पैर में चप्पल जैसे निशान, और वो सभी टेंट से पेड़ों की तरफ जाते दिखे। 1 किलोमीटर दूर बर्फ के बीच में, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, एक जलती हुई लकड़ी के ढेर के पास पहली 2 लाशें मिली, यूरी दोरोशेंको और देवनिशेंको। उनके शरीर पर बस अंडरगारमेंट्स थे और चमड़ी जली हुई थी। उनके आसपास टूटी हुई शाखाएं थी, जैसे उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की हो, शायद किसी चीज़ से बचने के लिए या देखने के लिए कि टेंट की ओर वापस जाना सुरक्षित है या नहीं। फिर मिले 3 और शव, डैटलो, जिनायदा और रुस्तम। ये सभी उस पेड़ और टेंट के बीच की दूरी पर अलग अलग पोजीशन में मिले, ऐसे जैसे वो वापस टेंट की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिंदा नहीं बच सके। बाकी 4 लोगों के शव नहीं मिले। खोज अभियान और गहरा हो गया। 2 महीने बाद मई में जब बर्फ थोड़ी पिघली, तब जाकर बर्फ के 4 मीटर नीचे एक गहरी खाई में मिले बाकी 4 शव। लेकिन इन शवों की हालत पहले से कहीं ज़्यादा भयानक थी। डुबिनिना की पसलियाँ टूटी हुई थी और उसकी जीभ और आंखें गायब थी। रोलोत्रोयो की छाती बुरी तरह कुचली हुई थी, जैसे किसी गाड़ी से टक्कर लगी हो, और निकोलाई थिबो-ब्रिन्योल के सिर पर इतनी तेज चोट थी कि उसकी खोपड़ी फट चुकी थी। यहाँ से ये केस एक आम पर्वतारोहण दुर्घटना नहीं रहा, अब इसमें रहस्य, अनसुलझी गुत्थियाँ और डरावने सवाल जुड़ने लगे थे। तो सवाल ये उठने लगे कि इतनी भयंकर चोटें बर्फ में गिरने से कैसे आ सकती है? वे नंगे पांव क्यों भागे? टेंट को अंदर से क्यों फाड़ा गया? किसी की जीभ और आंखें कैसे गायब हो सकती है? डैटलो पास अब एक क्राइम सीन बन चुका था, लेकिन बिना किसी कातिल के, बिना कोई चश्मदीद गवाह के और बिना कोई तर्कसंगत के जवाब के।
डैटलो पास हादसे के बाद जब 9 लाशें बर्फ से निकाली गई तो सोवियत सरकार ने तुरंत एक आपराधिक जांच का आदेश दिया। जांच की जिम्मेदारी मिली स्थानीय अभियोजक लिव इवानोव को। शुरुआत में सबने यही सोचा, शायद ये हादसा बर्फीले तूफान या हाइपोथर्मिया की वजह से हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आने लगे, ये केस एक साधारण हादसा नहीं बल्कि अजीब, खौफनाक और असामान्य बनता चला गया। शवों का परीक्षण, ऑटोप्सी शुरू हुआ और पहले 5 शवों में ज़्यादातर को हाइपोथर्मिया यानी ठंड से मरना बताया गया। लेकिन डिटेल्स डरावनी थी। कुछ के नाखून गड़े हुए थे, पैरों पर खरोंचें थी और कुछ ने दूसरों के कपड़े पहन रखे थे, जैसे मरे साथियों से कपड़े उतारकर खुद को बचाने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाले निष्कर्ष आए अंतिम 4 शवों के जांच में, जो बर्फ के नीचे एक गहरे गड्ढे में मिले थे। ल्यूदमिला दुबिनिना की पसलियां टूट चुकी थी, लेकिन शरीर पर कोई बाहरी कट या घाव नहीं था। उसकी जीभ और दोनों आंखें गायब थी। ये एक ऐसा मेडिकल रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझा। जोलोत्रोयो की छाती बुरी तरह कुचली हुई थी, जैसे किसी भारी वस्तु से दबाव पड़ा हो, लेकिन बाहरी चोटें नहीं थी। और बाकी दोनों के सिर पर इतनी तेज चोट थी कि खोपड़ी फट चुकी थी, फिर भी चेहरे पर कोई खरोंच नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा, इन चोटों की ताकत वैसी थी जैसे किसी तेज गति वाली कार से टक्कर में होती है, लेकिन कोई बाहरी घाव नहीं, कोई खून नहीं, कोई हमलावर नहीं। जांचकर्ताओं को एक और बात परेशान कर रही थी। टेंट अंदर से फाड़ा गया था, जैसे घबराहट में टीम ने टेंट को ब्लेड से काटकर भागने की कोशिश की हो। लेकिन किससे और क्यों? उन्होंने बाहर -30 डिग्री में नंगे पैर भागना क्यों चुना? घटनास्थल पर मिले कपड़ों पर हल्की रेडिएशन भी मिली, यानी कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिव तत्वों के संकेत थे। सोवियत अफसरों के कान खड़े हो गए। ये सामान्य दुर्घटना नहीं लग रही थी। फिर अचानक सरकार ने केस को क्लासिफाइड घोषित किया। डैटलो पास के आसपास का पूरा क्षेत्र 3 साल तक बंद कर दिया गया। डैटलो पास के इस अनसुलझे रहस्य ने दुनिया भर के रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों और साजिश शोधकों को भी हैरान कर दिया है। आधी सदी से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन एक सवाल आज भी गूंजता है, उन 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था? 2019 में रशियन सरकार ने एक बार फिर जांच खोली और 2020 में आधिकारिक रूप से कहा गया कि ये एक हिमस्खलन था। दावा किया गया कि जिस ढलान पर टेंट लगाया गया था, वहाँ टीम ने खुद बर्फ काटी थी, जिससे वहाँ की परत कमजोर हो गई और रात में सोते वक्त बर्फ का स्लैब उनके टेंट पर गिर पड़ा। लेकिन इस थ्योरी में कई झोल है। टेंट पर कोई भारी बर्फ का दबाव नहीं मिला, पास के पेड़ साफ सुथरे और अछूते थे, और डैटलो जैसे अनुभवी पर्वतारोही ऐसी जोखिम वाली जगह पर टेंट नहीं लगाते। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उस रात खास हवा और पहाड़ों की बनावट ने कर्मन वोर्टेक्स स्ट्रीट नाम की हवा की हलचल पैदा की होगी, जिससे इंफ्रासाउंड यानी कम फ्रीक्वेंसी की ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जो इंसान के शरीर में घबराहट, मतिभ्रम और पैनिक अटैक ला सकती है। शायद इसी वजह से टीम ने टेंट काटा और भागने लगे, लेकिन ठंड में वापस लौटने की कोशिश में एक एक करके दम तोड़ दिया। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई वैज्ञानिक सबूत अब तक नहीं मिला। 1959 शीत युद्ध का दौर। पूरे क्षेत्र में कई गुप्त सैन्य प्रयोग चल रहे थे। कुछ का मानना है कि डैटलो टीम किसी गुप्त हथियार परीक्षण का शिकार हो गई। इशारे क्या बताते हैं? रेडियो एक्टिव कपड़े, टॉप सीक्रेट फाइल्स, केस को गोपनीय घोषित करना और सेना की तुरंत मौजूदगी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पास ही फ्लेयर्स और विस्फोट के निशान भी मिले थे, लेकिन उन्हें आधिकारिक रूप से नकार दिया गया। कुछ लोग ने आरोप लगाया कि पास ही स्थानीय मानसी जनजाति को ये यात्रा उनके पवित्र इलाके में घुसपैठ लगी और उन्होंने टीम पर हमला कर दिया, लेकिन इस थ्योरी को जल्दी ही खारिज कर दिया गया। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई बाहरी पैरों के निशान नहीं, मानसी लोग खुद बचाव दल में शामिल थे। ये सबसे सनसनीखेज थ्योरी है। कुछ कहते हैं उस रात आकाश में चमकते अजीब रोशनी देखी गई थी। क्या वो कोई यूएफओ था या किसी और दुनिया की ताकत? दुबिनिना की कटी हुई जीभ और आंखें और डर से बाहर भागते हाइकर्स। कई लोगों को आज भी यकीन है कि ये कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि कुछ परालौकिक घटा था।
1959 की इस घटना के बाद जब शव मिले और उनकी हालत अत्यंत भयावह पाई गई, कुछ के शरीर पर गंभीर अंदरूनी चोटें थी, एक की जीभ और आंखें गायब थी और उनके टेंट अंदर से कटे हुए पाए गए। तब से कई थ्योरी सामने आई, लेकिन जब ल्यूडमिला दुबिनिना की लाश से जुड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें उसकी जीभ और आंखें गायब थी, तो कुछ लोगों ने इसे कोई जंगली या असामान्य प्राणी द्वारा हमला मानना शुरू किया। इस थ्योरी को क्यों आधार मिलता है? टेंट भीतर से कटे पाए गए, जैसे कि ग्रुप के सदस्य अचानक कुछ ऐसा देखे जिससे घबरा गए और बाहर भागे। बाहर के मौसम के अनुसार बाहर से हमला करने का कोई प्रमाण नहीं मिला। पेड़ पर चढ़ने के निशान मिले। यूरी क्रिवानिशेंको और यूरी दोरोशेंको की शव एक पेड़ के नीचे पाए गए। पेड़ पर 5 मीटर तक टूटे हुए टहनिया के निशान थे, मानो किसी ने घबरा कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो। डायरी और कैमरा में अजीब स्केच दिखे। एक सदस्य की डायरी में बिगफुट जैसा स्केच मिला, जिसे एती लाइव जैसी टिप्पणी के साथ अंकित किया गया था। हालांकि बाद में कुछ इसे मजाक मानने लगे। घटनास्थल के पास बड़े पैर के निशान होने का दावा किया गया। कुछ रेस्क्यू टीम्स ने यह दावा किया कि उन्होंने बर्फ पर मानव जैसे लेकिन बड़े आकार के पदचिन्ह देखे थे, जो सामान्य मनुष्य से मेल नहीं खाते। डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री रशियन येती द किलर लाइव्स 2014 ने इस थ्योरी को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने दावा किया कि येती जैसे किसी विशालकाय प्राणी ने डायटलो समूह पर हमला किया होगा, जिससे घबरा कर वे टेंट फाड़कर बाहर भागे और जान बचाने की कोशिश में मारे गए। अधिकांश वैज्ञानिक और जांचकर्ता इस थ्योरी को काल्पनिक और असत्य मानते हैं। उनका कहना है कि कोई ठोस सबूत या फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं है जो साबित करे कि वहाँ कोई विशालकाय प्राणी मौजूद था। डेड बॉडीज के भीतर से टूटी हड्डियाँ, चमड़े की टेढ़ी हड्डियाँ और आंखों का गायब होना, ये सब बातें साधारण कारणों से नहीं समझाई जा सकती। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि डायटलो पास में कोई ऐसा जीव रहता है जो इंसान से छिपा हुआ है, शायद स्नोमैन या यति। तो सवाल उठते हैं कि क्या डायटलो ट्रैकर्स ने किसी अज्ञात जीव को देखा? क्या वे डर से भागे और अंततः बर्फ में फंसकर मारे गए, या ये सब इंसानी दिमाग की कल्पना है जो रहस्य से डरता है? येती थ्योरी एक रोमांचक संभावना है, लेकिन बिना ठोस सबूत के इसे मानना केवल कल्पना जैसा है। लेकिन अफसोस, आज तक कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। हर एक में है जवाब और हर एक में है एक सवाल। जो हुआ वो बर्फ में दब गया, और जवाब भी। 1959 की वो काली रात और उन 9 जिंदगियों की रहस्यमयी मौत। 60 साल बाद भी उस बर्फ के मैदान से सवालों की गूंज अब तक आती है। 2019 में रूस की सरकार ने दबाव और दुनिया की जिज्ञासा के चलते डायटलो पास केस को फिर से खोलने का फैसला किया, परंतु एक शर्त के साथ। सरकारी जांच सिर्फ 3 संभावनाओं पर केंद्रित होगी: हिमस्खलन, बर्फ का स्लैब और तूफान या हैरिकेन। यानी साजिश, एलियन या परालौकिक शक्तियों पर कोई जांच नहीं होगी। नई टीम में शामिल थे अनुभवी अभियोजक, वैज्ञानिक और बर्फ विशेषज्ञ। उन्होंने ओरिजिनल फाइल्स को खंगाला, हादसे की जगह पर गए और कई कंप्यूटर सिमुलेशन भी किए। 2020 में रिपोर्ट सामने आई और ये आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया कि यह एक देरी से हुआ हिमस्खलन था और इसी वजह से वे सभी मारे गए। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि टेंट जिस ढलान पर था उसे खुद टीम ने बर्फ काटकर समतल किया था, जिससे बर्फ की परत कमजोर हो गई और एक धीमे मगर विनाशकारी स्लैब एवलांच रात में टेंट पर गिरा। वे कहते हैं हाइकर्स ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे, ठंड और भ्रम ने उनकी जान ले ली। उन्होंने यह भी कहा दुबिनिना की आंखें और जीभ शायद जानवरों ने खाली होगी और बाकी चोटें बर्फ के दबाव और खाई में गिरने की वजह से लगी होगी। लेकिन ये निष्कर्ष भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाए। विक्टिम्स के रिश्तेदारों और कई वैज्ञानिकों ने इसे अधूरी और असंतोषजनक रिपोर्ट्स कहा। उनका कहना था टेंट पर बर्फ का कोई भारी दबाव नहीं था,
टीम इतनी अनुभव ही नहीं थी कि एवलांच वाली जगह टेंट लगाए, और रेडिएशन, कटी जीप और सरकारी चुप्पी का क्या मतलब निकलता है। तो क्या सरकार ने सिर्फ एक सुरक्षित उत्तर चुना? क्या सच्चाई आज भी छिपी हुई है, या हम सच्चाई के बेहद करीब है लेकिन मानना नहीं चाहते? टाइटलोपास आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना 1959 में था, जहां जवाब देने वाली सरकारें बदलती रही, लेकिन बर्फ पर गड़ी वो 9 परछाइयाँ आज भी वही है। हर साल नए शोधकर्ता वहाँ जाते हैं, नई किताबें लिखी जाती है, डॉक्यूमेंट्री बनती है, पर सवाल वही है, उस रात वहाँ क्या हुआ था। कभी कभी सच्चाई सबके सामने होती है, मगर हम उसे उस चश्मे से देखना चाहते हैं जो हमें सुकून दे। टाइटलोपास आज भी जिंदा है, अपनी रहस्यों में, बर्फ की चुप्पी में और उन 9 आत्माओं की आखिरी चीखों में। क्या आप इस रहस्य का जवाब जानते हैं? नीचे कमेंट करें आपकी क्या थ्योरी है। कॉग्निक्रेट पर हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसे ही अनसुलझे विज्ञान, इतिहास और ब्रह्मांड के रहस्य। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।